दोस्तों, टेक्नोलाइज में आप सभी का आज फिर से एक बार स्वागत है। ANLDC की टेंटेटिव 30% की डेट आ चुकी है दोस्तों। हमारा जो है लास्ट जो CBT टेस्ट हुआ था ANLDC का 20 नवंबर 2022 का, आज हम उसकी पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने आज लिया है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक आएंगे। तो आइए देखते हैं इस पेपर के अंदर ऐसा क्या खास है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी ये जो CBT टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर हर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आईडी दी गई है और हर आंसर को ऑप्शन आईडी दी है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आईडी 1101 1102 लाइक दिस, इस तरीके से आईडी दी गई है। क्वेश्चंस हो सकता है ऊपर नीचे शफल होकर सभी लोगों को आते होंगे, लेकिन ऑप्शन आईडी रिमेन सेम। तो सीक्वेंस आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस उतने ही हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस बेरिंग एट अ प्लेस इज मेजर्ड एज। रिड्यूस बेरिंग है 25 डिग्री 47 मिनट्स नॉर्थ वेस्ट, तो उसका होल सर्कल बियरिंग पूछा है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया है। नॉर्थ वेस्ट में 25 डिग्री 47 मिनट्स ये रिड्यूस बेरिंग है। इसका जो है होल सर्कल बियरिंग, तो डायग्राम से ही हमें समझ में आ रहा है। टोटल 360 डिग्री हो जाए तो 360 माइनस 25 डिग्री 47 मिनट्स, तो आंसर आ गया 334 डिग्री 13 मिनट्स। तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन आईडी 1104 जो है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है हमारा एक बीम दिया हुआ है, ओवरहैंग है दोनों तरफ से। एक तरफ पॉइंट लोड है, एक तरफ यूडीएल है, बीच में सेंट्रल पॉइंट लोड है। इसके अंदर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिएक्शंस एट ए, सपोर्ट 2 है यहाँ पर, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, 2 सपोर्ट है। इसके आंसर हमें निकालने हैं। इसका एनालिसिस मैंने किया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टिपिकल डायग्राम बना के इसको मैंने सॉल्व किया। बेसिक मैकेनिक्स के जो 3 प्रिंसिपल है, समेशन, एफएक्स, एफवाई एंड मोमेंट, तीनों को इक्वेट किया है 0 से। हॉरिजॉन्टल लोड नहीं, इसलिए एफएक्स लिखने की जरूरत नहीं। एफवाई हमने लिया, आरए प्लस आरबी आ गया 16 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर बाद में मोमेंट एट ए हमने लिया, तो हमें रिएक्शन एट बी मिल गया 6.75, रिएक्शन एट ए मिल गया 9.25। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो 9.25 और 6.75, इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ गया। 9.25 रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए इज 9.25, रिएक्शन एट बी 6.75। तो ये ऑप्शन नंबर 1107 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से सेम डायग्राम के अंदर मैक्सिमम शेयर फोर्स वैल्यू पूछा है। इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि कहाँ पर मैक्सिमम है। तो इस डायग्राम को हमें देखने से समझ में आता है, इसको मैंने सॉल्व किया है। तो हमें देखने को मिलता है पॉइंट ए से लेके सी तक 5.25 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स डायग्राम जो है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो 5.25 वाला कौन सा होगा, ए टू सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका है, ये यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट सेम डायग्राम के लिए मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है। इन्होंने दिया है वैल्यू और पॉइंट ए सी बी सी, इस तरीके से 4 ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं डायग्राम को। अगर हम देखेंगे यहाँ पे छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट सी पे मैंने कैलकुलेट किया, ए पे किया है और बी पे किया है। एंड्स पे दोनों जगह 0 है क्योंकि ओवरहैंग के पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब सी पे निकालते हैं, चाहे लेफ्ट से निकाले चाहे राइट से निकाले, हमें मोमेंट कितना मिल रहा है, 17 किलो न्यूटन। एग्जाम्पल बताता हूँ, राइट साइड से अगर मैंने लिया तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस आर बी इंटू 4, 2 इंटू 5 क्लॉक वाइज माइनस आर बी इंटू 4, तो ये अपने को आंसर आ जाएगा 17 किलो न्यूटन मीटर एट पॉइंट सी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 17 किलो न्यूटन मीटर एट सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the bolts are subjected to reversal of stresses, the most suitable type of bolt is। अगर जहां पर reversal of stresses होते हैं तो वहां पर सबसे suitable bolt कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे which bolt is used for reversal of stresses, मैंने रिवर्स में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट ऑल्सो कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट और HSFG। The fatigue strength of these bolts is more because of no stress concentration in the holes, which makes it suitable to withstand reversal of stresses। तो HSFG जो पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन।
दोस्तों हमको पता है कि ये पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन है, तो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल यानी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये एक ही बात है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में पूछा है, व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ एनी सॉइल। तो इसका भी जो है डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर फॉर क्रिटिकल फ्लो इन एनी ओपन चैनल। फ्रॉड नंबर ओपन चैनल का पूछा है, तो 3 टाइप के फ्लो होते हैं। एक होता है क्रिटिकल फ्लो, दूसरा होता है सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या है, वैल्यू इज 1, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following is not a property of any catchment area? किसी catchment area की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हम चारों प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटरशेड और कैचमेंट एरियाज आर आउटलाइन बिलो। पहला हो गया साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है, साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया यानी एरिया ऑफ द कैचमेंट हो गया। दूसरा हो गया ग्राउंड कवर और एक्सटेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ लैंड यूज। तो ये यहाँ पर इससे मिलता जुलता तो ऊपर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया, हो गया एवरेज लेंथ, एवरेज स्लोप ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट। तीसरा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम, ये तो साइज के अंदर ही आ गया। रेट एट विच वाटर पर्कुलेट इनफिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ये भी ये नहीं है। तो यहाँ पर भी बचता है हमारा मैक्सिमम रेनफॉल इन दैट एरिया। तो मैक्सिमम रेनफॉल इन दैट एरिया वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ शोइंग कोरिलेशन बिटवीन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, शॉर्टकट में अगर हम इनकी बात करेंगे तो क्या है। तो यहाँ हाइड्रोग्राफ एक मैंने यहाँ पे बना दिया, तो हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन भी हम यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ द वाटर लेवल और रेट ऑफ फ्लो, यानी दैट इज नथिंग बट डिस्चार्ज वाई एक्सिस पे ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी वाटर बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए लिखा है ना, तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, कैचमेंट एरिया एंड टाइम, रिटर्न पीरियड एंड टाइम या डिस्चार्ज एंड टाइम। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, डिस्चार्ज एंड टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट में क्या किया जाता है, शॉर्टकट में ये पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्री क्लोरीन रेसिडुअल, जो हमारा वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट जो है, क्लोरीन हम लोग डालते हैं सो दैट कोई भी जो जर्म्स वगैरह है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, इसके लिए कंटामिनेशन खत्म करने के लिए। तो फ्री क्लोरीन रेसिडुअल टेस्ट करने के लिए हम लोग ऑर्थोटोलिडीन यूज करते हैं। ये किसके लिए, रेसिडुअल क्लोरीन, ऑर्थोटोलिडीन यूज फॉर चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए नहीं है, बीओडी के लिए नहीं है, कोएगुलेंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए, रेसिडुअल क्लोरीन के लिए ऑर्थोटोलिडीन यूज की जाती है। Next is, in water treatment, aeration of water is effective in removal of sorry, जो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं उसमें वाटर का एरेशन क्यों करते हैं, इट इज फॉर रिमूविंग अनडिजायरेबल गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसके दो पर्पस एक्चुअली होते हैं। एरेशन करने में जो है ना दो काम होते हैं, एरेशन करने से दो चीज होती है। यहाँ पर बात हो रही है रिमूवल की, तो यहाँ पर मेंशन किया है टू रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो भी अनडिजॉल्व्ड गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारे निकल जाए इसके लिए। और दूसरा मकसद ये भी होता है टू इंड्यूस्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इंड्यूस करना भी इसका एक मकसद होता है, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल की बात हुई तो हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट, COD वैल्यूज आर जनरली डैश BOD वैल्यू फॉर द सेम सैंपल। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये COD और BOD होता क्या है। डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज BOD, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। व्हाट इज BOD यानी बायो, इट इज द अमाउंट ऑफ, क्या है BOD, क्या है BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा
उसको डिसॉल्व करना है, अगर सिंपल पार्ट में ब्रेक डाउन करना है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये होगा बीओडी। दूसरा सीओडी क्या है? इट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल वाया केमिकल ऑक्सीडेशन। यानी कि सीओडी में केमिकल यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंप्लीफाई करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, और बीओडी में हम लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जिससे कि वो जो है डीके होके जो है डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि COD is always higher than BOD। COD is always higher than BOD। हमारा आंसर मिल गया। रीजन क्या है? क्योंकि COD जो है केमिकल ऑक्सीजन में केमिकल्स आर इन्वॉल्व, तो ये जो है रेट ऑफ जो है डिसोल्यूशन इसमें जल्दी होता है। इसको ऑक्सीजन की इसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन BOD। ये हमारा आंसर हो गया। Next is pre-investment decision of a railway project are made based on which report? किसी रेलवे प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करना है, प्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका रेफरेंस बता दूं, मैंने कहाँ से लिया है ये। मुझे ये मिला है इंजीनियरिंग कोड जो हमारा इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कोड, वहां से लिया, जिसके अंदर पैरा 203 में टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात होती है। तो ये इसको जरा पढ़ लेते हैं। प्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टिगेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ existing facilities to decide the best alternative from financial and operating point of view to make an ideal investment decision. Such investigation relating to new line doubling, gauge conversion schemes, yard remodeling, passenger terminal, etc., involving preliminary engineering cum traffic surveys। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किससे होगा? फाइनल लोकेशन सर्वे से नहीं होगा, हाइड्रोग्राफी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से नहीं होगा, किससे होगा? इन्वॉल्विंग प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है, लास्ट ऑप्शन प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ 60 kg रेल। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में पूछा है इसके लिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 60 kg रेल की डेप्थ कितनी है, उन्होंने ये पूछा है यहाँ पे। हम सभी जानते हैं वो छोटा ही बहुत इजी क्वेश्चन। इसके लिए इट इज 172 mm। फिर यहाँ पे रेफरेंस दे दिया पैरा 203 के अंदर। आप देखो 60 kg यूआईसी रेल, हाइट इज 172 mm। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 172 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द ट्रैक शैल नॉर्मली बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ। ये क्वेश्चन है कि कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द ट्रैक कितने समय में हो जानी चाहिए। ये हमको मिलेगा किधर, ये देख लेते हैं। IRPW के पैरा 609 में सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग के बारे में बात हुई है। यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द सेक्शन टू बी ओवरहॉल्ड शैल बी सच दैट complete overhauling of the track will be accomplished within a specific period, normally 3 to 5 years। तो 3 to 5 years कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट फुटप्लेट इंस्पेक्शन शुड बी डन बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बिटवीन। यहाँ समय की बात हुई, क्या टाइम पे करना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ये हमें मिलेगा IRPWM का जो टेबल 1A है, पैरा 103। पहला जो चैप्टर है ड्यूटीज का, उसमें एजेंट की ड्यूटीज में आता है। तो टेबल 1A के अंदर 13 नंबर पॉइंट है नाइट फुटप्लेट इंस्पेक्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है? वंस इन अ मंथ, मतलब यानी एएन के इंस्पेक्शन की बात हो रही है तो महीने में एक बार करना है। फॉर व्हाट? टू चेक alertness of gateman, station staff, patrolman, stationary watchman, observance of speed limits by loco pilot, visibility of signal, engineering fixed signal, hectometer post, riding quality so and so blah blah। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइमिंग के बारे में बात हो रही है। तो इंस्पेक्शन शुड प्रेफरेबली बी डन बिटवीन odd to 4 hours, यानी odd to 4 hours के बीच में नाइट फुटप्लेट इंस्पेक्शन एएन को करना है। नेक्स्ट, टॉलरेंस ऑफ फिनिश्ड एटी वेल्ड। हमने वेल्डिंग कर दी और उसके टॉलरेंस आपको चेक करना है फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। टॉलरेंस ऑफ फिनिश्ड एटी वेल्ड, द वर्टिकल अलाइनमेंट मेजर एट द एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रेट एज शुड नॉट बी मोर देन। वेल्डिंग आपने कर लिया,
अब उसके बाद में वर्टिकल 1 मीटर की जो स्ट्रेट पट्टी हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके एज पे क्या वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये डायग्राम में आप देखेंगे एनेक्स 3/1 में यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि 1 मीटर स्ट्रेट एज लगाया हुआ है वेल्डेड जॉइंट के ऊपर। इसमें क्या कह रहा है कि लोअर में तो -0.0 यानी हॉक जॉइंट तो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा हम्प है तो +1 mm तक चल सकता है। तो +1 -0.0 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। OMS डज नॉट गिव। अब OMS के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, OMS क्या नहीं देता। सवाल यहाँ पर क्या है, क्या नहीं देता। लैटरल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो है OMS क्या करता है। देखो पैरा नंबर, अभी आप अगेन देखो पैरा 513 के अंदर OMS क्या है, दिस इक्विपमेंट मेजर द ट्रैक परफॉर्मेंस बाय मेजरमेंट ऑफ व्हीकल रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन। यानी पॉइंट नंबर 1 तो है, बिल्कुल है, ठीक है। और ट्रैक परफॉर्मेंस मेजर करता है, ठीक है। इससे क्या क्या बेसिस पे करता है, राइड इंडेक्स, ठीक है। रियल आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ पीक्स एक्सीडिंग लिमिटिंग वैल्यू उससे इंक्लूड करता है, उसकी लोकेशन देता है और राइड इंडेक्स देता है। तो राइड इंडेक्स भी आ गया, देखिए लैटरल और वर्टिकल एक्सेलरेशन को यूज करता है, राइड इंडेक्स भी हो गया, और ये जो है स्पीड के ऊपर भी गवर्न करता है। ट्रैक की कंडीशन स्पीड अबव 110 kmph, अदर इस तरीके, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इन सब में अगर ऑड मैन आउट की अगर हम बात करेंगे तो OMS ट्रैक पैरामीटर ही हमको नहीं देता। जैसे हमको ट्रैक रिकॉर्डिंग कार ट्रैक पैरामीटर देती है, वैसे यहाँ पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। Next is question number 20. The slide slopes of the embankment do not depend on साइड स्लोप जो होता है एम्बैंकमेंट का, साइड का स्लोप किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जो है सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात हुई है। पहला तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दूसरा शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, तीसरा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, चौथा लोकेशन ऑफ वाटर टेबल। यहाँ पे हम इसको देखना पड़ेगा। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ऑब्वियस है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छा जो है उसकी शेयर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी भी रहेगी। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यहाँ पे साइड स्लोप का मेजरली इंपॉर्टेंस क्या चीज है, द साइड स्लोप्स ऑफ बोथ द एम्बैंकमेंट एंड कटिंग डिपेंड ऑन द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टेबिलिटी किसके ऊपर जनरली डिपेंड करता है, स्लोप हम देते 2:1 ये या 1:1, 0.5:1, तो ठीक है। ये किसके ऊपर करता है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर लोकेशन ऑफ वाटर टेबल जो है इसके ऊपर उसका कोई भी दारोमदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ USFD मशीन। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आंसर तो मुझे पता है कि ये जो है हमको जो है वंस इन अ वीक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन हमको करना है। लेकिन टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जो है USFD मैनुअल में इससे रिलेटेड जो है रेफरेंस नहीं मिल पाया, तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इसका रेफरेंस आपको नहीं पे दे पा रहा हूँ। Question number 22. Which property of 60 kg 90 UTS rail is different from 60 kg R260 rail? देखिए अभी 60 kg की रेल है, भी 60 kg 90 UTS की आ रही है, R260 आ रही है, 60 इवन रेल, कई तरीके की रेल आ रही है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिया है रेल की, फटीग स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ एंड क्रैक स्ट्रेंथ। इनमें से फर्क किसके अंदर है वो यहाँ पर हमको देखना है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए 880 की रेल यानी 90 UTS की रेल, जो 880 जहाँ पर लिखा हुआ है ये 880 है, ये हमारी होती है 90 UTS रेल। 880 की रेल क्या है आपकी, 90 UTS की रेल है। और R260 तो आप नीचे देख ही रहे हैं। तो इन दो रेलों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, R260 और 90 UTS रेल का, ठीक है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें लेना है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी UTS यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम अभी कंपेयर करते हैं। 90 UTS का 880 है और R260 का भी
880 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इसकी है 460 और R260 की 550। दोस्तों हमें जो है डिफरेंट पूछना था कि कौन सा डिपेंड करता डिफरेंस है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर आंसर ही मिल गया सीधा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। यील्ड स्ट्रेंथ देखिए दोनों की डिफरेंट है 460 एंड 550। तो विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये हो गई आपकी यील्ड स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट इज मेजर्ड फ्रॉम। ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट इज मेजर्ड फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों ये मुझे कहाँ से मिला है रेफरेंस, पहले आप देख लीजिए। टर्नआउट की जो बुकलेट है इशू हुई है, पब्लिश हुई है ईरिसन द्वारा, उसमें चैप्टर नंबर 1 में पैरा 1.4 में डेफिनेशन लिखा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्नआउट। उसमें ये डेफिनेशन मेंशन्ड है। ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट व्हाट इज इट? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एसआरजे स्टॉक रेल जॉइंट टू द हील ऑफ द क्रॉसिंग मेजर्ड अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक। यानी कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये हो गया हमारा एसआरजे और ये हो गया हमारा हील ऑफ क्रॉसिंग। इनके बीच की दूरी जिसके अंदर एक स्विच पोर्शन, एक क्रॉसिंग और लीडिंग लीड पोर्शन आ रहा है, इन सबको मिला के हमें जो है ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट मिलती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए एसआरजे से लेके हील ऑफ क्रॉसिंग, या हील ऑफ क्रॉसिंग से एसआरजे, एसआरजे टू हील ऑफ क्रॉसिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर बैठ रहा है। स्टॉक रेल जॉइंट टू हील ऑफ क्रॉसिंग वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Question number 24. The recommended formation width of new double line cutting of broad gauge is। ये भी दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें बताने जैसा है नहीं, फिर भी रेफरेंस दे दिया, पैरा 212 के अंदर लिखा है। यहाँ पे बात हुई है न्यू डबल लाइन कटिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कटिंग वर्ड देने से हमको थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये पहले हुआ करता था कि कटिंग और एम्बैंकमेंट में फॉर्मेशन विड्थ अलग थी। अब जो है पैरा 212 में बिल्कुल क्लियरली मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ टू बी एंश्योर्ड फॉर न्यू वर्क्स, ऑल्टरेशन टू एग्जिस्टिंग वर्क्स इन एम्बैंकमेंट एंड इन कटिंग। तो हमारी कटिंग की बात हो रही है एज ए बिलो। क्या है बात हो रही है हमारी? न्यू डबल लाइन के लिए। तो डबल लाइन के लिए क्या है? इट इज 13160। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बल्कि। ठीक है, नेक्स्ट केम्बर। स्टील गर्डर की जो ब्रिजेस रहती है उसके अंदर केम्बर हम कब प्रोवाइड करते हैं? दोस्तों यही पैरा IRPWM के अंदर ही जो है आपको मिल जाएगा पैरा 226 में। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? रेल जॉइंट्स ऑन ब्रिजेस, longitudinal profile of rail in standard plate girder no camber is provided। पहले तो क्या कह दिया उन्होंने? जहां पे स्टैंडर्ड प्लेट गर्डर है वहां केम्बर प्रोवाइड हम नहीं करते। दूसरा कह रहा है ओपन वेब गर्डर। ओपन वेब गर्डर यानी कि हमारे जो थ्रू ब्रिजेस वगैरह ट्रसेस वगैरह बनते हैं, इस टाइप के ओपन वेब गर्डर ऑफ स्पैन 30.5 एंड अबव आर प्रोवाइडेड विथ केम्बर। स्पैन 30.5 एंड अबव आर प्रोवाइडेड विथ केम्बर। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? स्पैन मोर देन 30.5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन ID 1199 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट CRN नंबर, कंडीशन रेटिंग नंबर। हर ब्रिज को जो है कंडीशन रेटिंग नंबर दिया जाता है। इसका रेफरेंस मैंने लिया है IRBM इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल 1998 पैरा 1103 के अंदर ये मेंशन्ड है। CRN नंबर 1 से लेके 6 तक हमारे बात हो रही है यहाँ पे CRN ऑफ 6 किसके दिए? इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज के बाद। तो उसके लिए क्या दिया है? नॉट एप्लीकेटेड कंडीशन ऑफ ब्रिज कंपोनेंट जो नॉट एप्लीकेबल है उसके वो हम CRN क्या दे देते हैं? 6 दे देते हैं। इसका आंसर हो गया नॉट एप्लीकेबल वुड बी द करेक्ट आंसर। यानी कि पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन नॉट एप्लीकेबल, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हेन द रेलवे लाइन क्रॉसेस अ डीप वैली विदाउट पेरेनियल वाटर। पेरेनियल मतलब कि साल भर जिस नदी में पानी है उसको पेरेनियल बोलते हैं। रेलवे लाइन ऐसी खाई को क्रॉस कर रही है, जहां आप देखेंगे एक यहाँ पर एक डीप गॉर्ज दिया हुआ है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है, लेकिन नॉन पेरेनियल है ना, विदाउट पेरेनियल यानी नॉन पेरेनियल। तो इससे इधर से जो ब्रिज पास होती है
या लाइन पास होती है तो उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे सवाल है। तो इसके लिए क्या क्या टिपिकल डायग्राम शोइंग वायाडक्ट, तो उसके ऊपर से जो पास है तो क्या कहते हैं वायाडक्ट। या चैप्टर नंबर 2 IPWE के इसमें मुझे मिला है, व्हेन द रेलवे क्रॉसेस अ डीप वैली विदाउट पेरिनियल वाटर इट इज कॉल्ड वायाडक्ट। तो ये डेफिनेशन इसकी क्या है, ये किसका आंसर, इसका आंसर है एक्विडक्ट यानी साल भर पानी रहता हो, और जो है वायाडक्ट यानी जहां पर साल भर पानी ना रहता हो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, specially trained hill gangs are required to inspect cuttings of height more than what, यानी कि कटिंग की हाइट किससे ज्यादा रहेगी तो स्पेशल ट्रेंड हिल गैंग्स हमें हमें उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये पहले तो आपको बता दिए IRBM 1998 इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल 1998 की करेक्शन स्लिप नंबर 28 जो करीब 2014 में आई थी, उसका पैरा 1013 के अंदर ही मेंशन किया है। पॉइंट पैरा 1013 क्या है, पॉइंट्स टू बी नोटेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ कटिंग, क्या है पॉइंट नंबर 3 इसका, कटिंग्स मोर देन 10 मीटर हाइट के बारे में है। द स्पेशली ट्रेन्ड पर्संस नॉर्मली डेजिग्नेटेड एज हिल गैंग शैल बी रिक्रूटेड फॉर क्लाइंबिंग बाय यूजिंग हार्नेस रोप एंड अदर एक्सरसाइज एज रिक्वायर्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग। शॉर्टकट में इन्होंने बता दिया कि स्पेशली ट्रेन्ड लोगों को कब चाहिए, व्हेन द हाइट इज मोर देन 10 मीटर। तो ये जो ऑप्शन लास्ट वाला है 10 मीटर से ज्यादा, तब स्पेशली ट्रेंड हिल गैंग की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल कटिंग बाय सीनियर DN और DN इज डन। वल्नरेबल कटिंग के जो आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे, अगेन ये IRBM के अंदर ही उसी करेक्शन स्लिप नंबर 28 में इसके बारे में है। वल्नरेबल कटिंग पैरा 1012 पैरा 1012 vulnerable cuttings, identification and special precautions. DN or senior DN should review and identify the vulnerable cuttings in his jurisdiction at least once in every 3 years। कम से कम हर 3 साल में एक बार वल्नरेबल कटिंग का जो इंस्पेक्शन DN को खुद करना है। अगर जरूरत पड़ी तो ये कहते हैं कि एन एक्सपीरियंस जियोलॉजिस्ट फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑर्गन में बी एसोसिएटेड फॉर जॉइंट इंस्पेक्शन। जरूरत पड़े तो किसी एक्सपीरियंस जियोलॉजिस्ट की सहायता भी ली जा सकती है। तो इसका आंसर हो गया वंस इन 3 इयर्स, इसका आंसर हो गया वंस इन 3 इयर्स। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, हु अपलोड्स द TRC रिजल्ट्स इन द TMS। व्हाट इज TMS and what is TRC? TRC is nothing but track recording car, TMS is track monitoring system। तो TMS हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर TRC रिजल्ट कौन अपलोड करेगा, तो इसके लिए ऑप्शन दिया है PWI इंचार्ज इंचार्ज TRC, PWI इंचार्ज, AEN या DN। यहाँ पर सबसे मेन बात तो जो है ये जो है रिजल्ट अपलोड करने का काम ऑफिसर तो करेंगे नहीं, तो पॉइंट नंबर 3 और 4 तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि PWI करेगा सेक्शन का या TRC इंचार्ज करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रेफरेंस है मैनुअल का पारा 510 पैराग्राफ 510। व्हाट इज इट, एक्शन टू बी टेकन आफ्टर ट्रैक रिकॉर्डिंग बाय TRC। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 इसका पड़ता है, ट्रैक रिकॉर्डिंग रिजल्ट शुड बी अपलोडेड इन TMS by whom, uploaded in TMS by SSC in charge of TRC after the end of days recording and analyze in the divisional office। एनालिसिस डिविजनल ऑफिस में होगी एक अलग चीज है, लेकिन उसका अपलोड कौन करेगा, जो TRC जो है ट्रैक रिकॉर्डिंग का उसका इंचार्ज ही उसे अपलोड करेगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन हमारे CBT के जो टेस्ट हुए थे उसके बारे में। दोस्तों आगे भी मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, कोशिश करूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि जो है आप वीडियोस बनाएं, क्वेश्चन पेपर्स कवर करें, LDC की डेट आ चुकी है, इस वजह से दोस्तों मैंने जो है इससे स्टार्ट किया है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी जो है इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू।